Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमने आपकी सरकार तीसरी बार स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमें नजरअंदाज मत कर देना, हमारे इस योगदान को नजरअंदाज मत कर देना। ये चेतावनी है राव इंद्रजीत सिंह की, जो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त गुड़गांव से सांसद हैं और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। नमस्ते, मैं हूं राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। रेवाड़ी में बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी की धन्यवाद रैली थी और इस रैली में जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, वो भी शामिल हुए और यहां पर उन्होंने एक तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी को आगाह किया और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर उनका नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कि आप इस इलाके में जीतने के बाद दूसरी बार आए हैं, लेकिन इस इलाके का एक हलका है कोसली और उस इलाके में बड़े बड़े नेताओं के दर्शन के लिए जनता तरस जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस इलाके की तरफ मुंह भी नहीं किया। यानी जाहिर तौर पर वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए। लेकिन इस रैली में राव इंद्रजीत सिंह ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। अगर आप देखेंगे कि जब कोसली हलके में धन्यवाद रैली की थी नायब सैनी ने, उस समय भी राव इंद्रजीत सिंह ने उनको ये आगाह किया था, ये हिदायत दी थी कि हम और हमारा इलाका पूरी तरह आपके साथ है। ये वो चुनिंदा जिले हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, इसलिए आप इस इलाके को नजरअंदाज मत कीजिए। आप हमारा साथ देंगे तो हम भी आपका साथ देंगे और आप हमारी मांगों को जरूर पूरा करना। कोसली में एक बार हिदायत दी, ये समझ आता था, लेकिन इसी तरह की हिदायत उन्होंने फिर रेवाड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी को दी है। अब लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिर राव साहब बार बार इस तरह की हिदायतें क्यों दे रहे हैं, क्यों वो नायब सैनी को ये जब उनके बारे में बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र क्यों करते हैं, क्यों वो ये याद दिलाते हैं कि ये इलाका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण है। इसके पीछे अगर वजह आप जानना चाहेंगे तो सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि राव इंद्रजीत सिंह हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने, सत्ता तक पहुंचाने में दक्षिणी हरियाणा का सबसे अहम रोल रहा है और इस बार भी जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है तो इस इलाके ने वाकई में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन दिया और जब लग रहा था कि हरियाणा के बाकी इलाकों में भाजपा पिछड़ जाएगी तो यही एकमात्र स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी का हरियाणा में नजर आता था और नतीजों में भी ये देखने को मिला कि इस इलाके से जबरदस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला और लगभग तमाम सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई। लिहाजा अब राव इंद्रजीत सिंह एक तरीके से कर्ज चुकाने की जो है बात कह रहे हैं नायब सैनी को और उन्होंने अपने भाषण में, रेवाड़ी में जो भाषण दिया उसमें कई मांगे गिनाई। राव इंद्रजीत सिंह ने जो पूर्व में अलवर से सांसद हुआ करते थे उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि आपकी तरफ से जो गंदा पानी आता है उसके लिए हमने बांध बनाया, लेकिन आप लोगों ने बांध तोड़ दिया। आज आप यहां बैठे हो, लेकिन हम आपकी ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह खुलकर बोले, उन्होंने रेवाड़ी की कई मांगे भी उठाई, सीएम को भी आगाह किया और बाबा बालकनाथ को भी एक तरीके से फटकार लगाई। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी आप दिल्ली जयपुर हाईवे पर सफर करते हैं तो रेवाड़ी के पास जो धारवेड़ा कस्बा पड़ता है वहां पर राजस्थान के भिवाड़ी कस्बे से इंडस्ट्रीज का गंदा पानी आता है जो हाईवे पर जमा हो जाता है। बरसात के मौसम में इस हाईवे से निकलना दूभर हो जाता है। तो राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को कहा कि जब आप हमारे बावल हलके का धन्यवादी जलसा करेंगे तो आप इस हाईवे से आकर देखना, बरसात के मौसम में इस हाईवे से आना, आपको पता लगेगा कि लोगों को यहां कैसी समस्या आती है। राव इंद्रजीत सिंह ने मसानी बैराज में जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है उसका भी मुद्दा उठाया और कहा कि यहां लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, इसका भी समाधान किया जाए। अंत में आप उनका पूरा 8 से 10 मिनट का ये भाषण सुनिए जहां पर उन्होंने अपने मन की बात कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आपको समझ आएगा कि क्यों वो नायब सैनी को बार बार ये याद दिलाते हैं कि इस इलाके का भाजपा पर कर्ज है, इस इलाके की जनता का भाजपा पर कर्ज है, जिसकी अदायगी भारतीय जनता पार्टी को जरूर करनी चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री दोबारा बनने के बाद दूसरी बार इस जिले के अंदर आए। मैं उनका स्वागत करता हूं और खास तौर पे यूं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर ऐसा भी हलका है जिसका प्रतिनिधित्व कुछ साल पहले लक्ष्मण सिंह जी करा करते थे। कोसली एक ऐसा हलका है, 5 साल 7 साल बड़े बड़े नेताओं की इंतजार करे थे, लेकिन सरकारें आई और चली गईं, लेकिन मुख्यमंत्री के दर्शन
इस कोसली हलके को नहीं हुए, इस जिले को नहीं हुए, जिस जिले के अंदर हमारे माननीय अरविंद शर्मा जी आज के दिन रिप्रेजेंटेशन किया करते थे। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, और मंच के ऊपर बैठे इन लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार कोसली हलके से 75,000 अरविंद शर्मा को लोकसभा के अंदर जिता करके भेजा था, और एक बार 52,000 से कोसली हलके के अंदर इनको जिता करके भेजा था। और इस हलके के अंदर, इस जिले के पहले प्रोग्राम के अंदर आपने अनिल दहीना के मार्फत बुलाए गए कार्यक्रम के अंदर आप उपस्थित हुए, और दूसरी बार जैसे लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि रेवाड़ी अहीरवाल का लंदन है, तो दूसरा प्रोग्राम आपका हमारे यहां रेवाड़ी के अंदर आया है। आपका मैं स्वागत करता हूं। बड़े सशक्त तौर के ऊपर आपने लक्ष्मण सिंह जी की बात सुनी। बालकनाथ जी बोल नहीं पाए, लेकिन मेरे साथ एमपी से और एमएलए साहिबान नहीं बोल पाए, लेकिन क्योंकि जलसा यहां पे आज रेवाड़ी में आयोजित है, तो बड़ी खूबी से लक्ष्मण सिंह जी ने सारी समस्याएं इस जिले की तकरीबन आपके सामने रख दी। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मेरा 45 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। गुड़गांव को मैंने बढ़ते देखा है। वो गुड़गांव जो एक टाइम के ऊपर छोटा सा एमसी या म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करता था, जैसे कि रेवाड़ी आज के दिन है, आज के दिन वो उत्तर हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध और मालदार शहर बन गया है, जो 70% तक हरियाणा के राजस्व में अपना योगदान देता है। गुड़गांव तो डेवलप हो गया, लेकिन जिस तरह से इसको डेवलप होना चाहिए था, उस तरह से गुड़गांव डेवलप नहीं हो पाया। और हम सालों साल देखते आ रहे हैं कि जब बरसात आती है, किस तरह से जल भराव गुड़गांव के अंदर हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी। और आगे डेवलपमेंट होने लग रही है। हर एक प्रांत के लोगों की अगर किसी नए जगह के ऊपर आंख टिकी हुई है, तो वो रेवाड़ी के ऊपर है। गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा लोग आज के दिन अपना घर, अपना कारोबार, अपना धंधा रेवाड़ी आकर के करना चाहते हैं। कोई रोहतक नहीं जाना चाहता, कोई हिसार नहीं जाना चाहता। दिल्ली के आसपास अगर कोई क्षेत्र अगले 10 सालों के अंदर बढ़ेगा, तो वो रेवाड़ी बढ़ेगा। मेरी आशा यह है कि जब रेवाड़ी डेवलप हो, तो गुड़गांव जैसे तरीके से डेवलपमेंट ना हो। आज गुड़गांव राजस्व तो देता है, लेकिन लोग वहां पोस्टिंग इस तौर के ऊपर चाहते हैं कि जब हम यहां से छोड़ करके जाएंगे, तो यहां के कमाए पैसे आलीशान तौर के ऊपर अपने घर बना करके खर्च करेंगे। डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ गुड़गांव के अंदर। हमारी सरकार की गलती नहीं है, हमारे से पूर्व सरकार हरियाणा के अंदर जो थी, उन लोगों की गलती है कि काट करके बेचे। जिस तरह से कोई कसाई काटता है किसी बकरे को, इस तरह से गुड़गांव की जमीन को काट करके बेच करके काम चलाया। मैं नहीं चाहता कि ये गुड़गांव के अंदर जैसा हुआ वो रेवाड़ी के अंदर भी हो। और आज इस जिले के अंदर जहां आप उपस्थित हुए हैं, उन चंद जिलों में से है जहां पर 100% भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों को जिता करके भेजा है। आप बगल के अंदर गुड़गांव है, यहां रेवाड़ी है। तीनों के तीन एमएलए आज हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं। और आज इतनी पब्लिक रेवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर, सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मंच से उठाई गई हैं, सो पूरी होंगी। मैं मुख्य तौर के ऊपर बड़े मानचित्र के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने काम किया, हमारे सारे के सारे लोगों ने काम किया। और पानी की समस्या का जिक्र लक्ष्मण सिंह ने भी कर दिया। हमारा धारवेड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है। मसानी बैराज बगल के अंदर है, गंदा पानी जाता है उसके अंदर, साफ होकर के भी नहीं जाता। यहां तक कि वहां पे मछली नहीं पल सकती। बड़ा डहर बन गया, लेकिन मछली भी मर जाती हैं। वहां पर ये विदेशी पक्षी आते हैं सर्दियों के अंदर, एक भी आकर के पक्षी वहां पर नहीं बैठता। ये पानी मसानी के अंदर गंदा पानी जाना बिल्कुल बंद होना चाहिए।
क्योंकि यह केवल मसानी की बात नहीं है, इरवाड़ी के 20 गांव के अंदर इस पानी का प्रदूषण पहुंचता है। और कभी बरसात के अंदर आप आओगे, अभी हमारा जलसा बावल का बकाया है, बरसात में आप आइएगा, आपको रोड से आना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि नेशनल हाईवे के ऊपर राजस्थान के इंडस्ट्रीज का पानी किस तरह से जल भराव करता है और वहां पर आना जाना असंभव हो जाता है। पिछले दिनों के अंदर यहां पर हमारे कुछ साथीगणों ने मिलकर के राजस्थान से जो गंदा पानी आता है उसको रोक दिया। स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये एमएलए साहब बन गए तिजारा से। जो बांध लगाया था हमने वो तोड़ दिया इन्होंने। मतलब राजस्थान का गंदा पानी हमारे आने लग रहा है या इसकी संभावना है? भाई घर अपना खुद महफूज करो। आप स्वामी जी आप जीत गए तिजारा से, लेकिन हम जब यहां पे बांध रोकने की, पानी रोकने की लगाएंगे, हम आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पब्लिक को इतना चाहिए। और यही का एक जिक्र हुआ कि 7 साल से 8 साल से हाईवेज चलने हैं, बन रहे हैं, लेकिन बन नहीं पाए। लक्ष्मण सिंह ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, ये हरियाणा स्टेट के हाईवे है, केंद्र सरकार के कितने बढ़िया बन गए। अब हम किसको दोष दें? दुष्यंत जी को तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज के दिन स्टेट हाईवे और स्टेट की पीडब्ल्यूडीज के अंदर अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से, तो हरियाणा के अंदर जिसके पास ये विभाग था उन्होंने दुरुस्त काम नहीं किया और ये हाईवे भी लटके पड़े हुए हैं। तो कृपा करके इसके ऊपर ध्यान जरूर दें। मैं एम्स का भी थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं कि बड़ी मशक्कत के बाद 10 साल के बाद, सन 14 या 15 के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी खट्टर साहब की बावल के अंदर, 8-9 साल के बाद ये एम्स यहां पर स्थापित हो गया है। प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास रख दिया है। हाईवे के बिल्कुल सटा हुआ है, तो नारनौल को हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे बन गया है, लेकिन बीच में रेलवे लाइन आती है। करोड़ों का एम्स, देश के 22 एम्स में से एक एम्स हरियाणा के इस क्षेत्र को जो भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने दिया है। लफड़ा इस बात का पड़ा हुआ है कि हाईवे से एम्स रेल की पटरी पार करने के बाद कैसे पहुंचे। और मैंने पीडब्ल्यूडी का जिक्र मैं कर रहा हूं, तो पीडब्ल्यू ने कहा कि हमने मंजूरी ले ली है, हाईवे से लेकर के एम्स जाने के लिए हमने मंजूरी ले ली है। रेल के नीचे अंडरपास बना करके हम एम्स के लिए रास्ता देंगे मरीजों को। और खर्चा कितना आएगा? 52 करोड़ रुपया। और पहले जो प्रस्तावित था कि फ्लाई ओवर बनाओ, जो अंडरपास है उसमें तो पानी साल के 3 महीने 4 महीने भरा रहता है। कितने लोग उस पानी के मार्फत जाएंगे, खासतौर पर अगर मरीज हुए तो? जो फ्लाईओवर का खर्चा था अनुमानित 102 करोड़ रुपए का था, यानी सिर्फ डबल। इतने बड़े एक एम्स के लिए हम 50 करोड़ के पीछे एक भीड़ा सा रास्ता देंगे। तो इसके ऊपर पुनर्विचार करिए मुख्यमंत्री जी। हमारे को फ्लाईओवर चाहिए, और जितना डिले होगा उतना पैसा खर्च और होगा। अगर आज आप अंडरपास मंजूर कर देते हैं और बन भी जाता है, मैं कहता हूं, तो क्या यह डिमांड बंद हो जाएगी कि फ्लाईओवर नहीं चाहिए? पॉपुलेशन बढ़ रही है, और आज से 5 साल बाद 4 साल बाद यह डिमांड फिर उठेगी कि हमारे को फ्लाईओवर चाहिए, अंडरपास पर्याप्त नहीं है। और जब फ्लाईओवर का खर्चा जो आज के दिन 100 करोड़ है वो 500 करोड़ हो जाएगा। और मैं अनुभव से बोल रहा हूं। आज से 2 साल पहले गुड़गांव के अंदर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मेट्रो का विस्तार मंजूर किया। चारों तरफ गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ने का जब अप्रूवल हुआ, वो खर्चा और 2 साल के भीतर जो अब खर्चा अनुमानित है वो दुगना हो गया। 2 साल के भीतर दुगना हो गया है, और जब तक बनेगा तो चौगुना हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि सस्ता रहे, बार बार महंगा रोए, एक बार हमारे को महंगा वाला दे दो। रेवाड़ी का जल भराव गुड़गांव की तरह भी होने लग रहा है। लक्ष्मण सिंह ने जिक्र कर ही दिया। गंदे पानी का भी मैंने जिक्र कर दिया। आपके साथ सारे तो यहां पर जो एमएलए बैठे, सारे के सारे यहां पर जो मंत्री बैठे, क्योंकि शर्मा जी को भी हम अपना मंत्री मानते हैं, यहां के सारे एमपी आपके साथ, पार्टी वाले आपके साथ, चाहे मेरे साथ कोई रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आपके साथ आज के दिन जरूर है। और हमारा हक पड़ता है कि हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारी बात को प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद और जय हिंद।